हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थी का हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कोई दिक्कत ना आए। पहले मैं वॉइस डाल रहा हूँ सारी, फिर उसके बाद मैं वीडियो में समझाऊंगा अच्छी तरीके से। आज चैप्टर करेंगे लेसन पार्ट 4 आहार सर्वे। आहार सर्वे में होता क्या क्या है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा आप सभी को। इस सर्वेक्षण से यह पता लगाया जा सकता है कि घर परिवार में कौन कौन से भोजन पदार्थ कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सर्वेक्षण हम भिन्न भिन्न ढंगों से कर सकते हैं, जो निम्नलिखित अनुसार है। इस्तेमाल किए गए भोजन पदार्थों का वजन। सर्वेक्षण टीम घर घर जाकर पता करती है कि किस घर में कौन सा भोजन पदार्थ किस समय और कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत पिछले 7 दिनों में इस्तेमाल किए गए भोजन पदार्थ का वजन किया जाता है। नंबर 2 है भोजन की तैयारी के लिए भोजन पदार्थों की मात्रा। यहाँ यह देखा जाता है कि भोजन तैयारी के लिए कितनी मात्रा में भोजन पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3 मौखिक पूछताछ। सर्वेक्षण के इस तरीके से थोड़े समय में अधिक व्यक्तियों का पोषण संबंधी सर्वेक्षण किया जा सकता है। इस सर्वेक्षण में लोगों को पिछले 2 दिनों में इस्तेमाल किए भोजन पदार्थों के बारे में पूछा जाता है। नंबर 4 है घरेलू राशन सूची। इस ढंग के अनुसार घर में प्रयोग किए गए भोजन पदार्थों की सूची तैयार की जाती है, परंतु हमारे घरों में साधारण यह सूची तैयार नहीं की जाती है कि कौन से भोजन पदार्थ अधिक प्रयोग किए जाते हैं और कौन से भोजन पदार्थ घर में कम पसंद किए जाते हैं। नंबर 5 है आंकड़ों से जानकारी। मृत्यु और बीमारी के आंकड़ों से लोगों की पोषण स्थिति का पता चल सकता है। यदि लोगों का अपूर्ण आहार है तो कुपोषण की बीमारी फैली होगी, क्योंकि बहुत सी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को भोजन के सभी तत्व प्राप्त नहीं हो रहे और उनमें तत्वों की कमी के कारण पोषण से संबंधित कई बीमारियां फैल सकती है। गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को यदि संतुलित आहार नहीं प्राप्त होता तो महिलाओं में खून की कमी पैदा हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं का स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है और वे कुपोषण की बीमारी का शिकार हो जाती है। इस कारण यदि समाज में लोगों का अपूर्ण आहार है तो माँ बच्चे की मृत्यु दर और बीमारी की दर ऊंची होगी। इस स्थिति का हमें लोगों द्वारा खाए भोजन पदार्थों का सर्वेक्षण करके पता लगता है। लोगों के आहार के सर्वेक्षण के लिए जरिए हम अपूर्ण आहार का पता लगा सकते हैं और इसकी रोकथाम करके लोगों को भोजन के पौष्टिक तत्वों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर उनकी पोषण के बारे स्थिति में सुधार कर सकते हैं। हमारे देश में पौष्टिक और संतुलित आहार लोग कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बर्गर, चाउमीन, टिक्की, पापड़ी ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाना कोई नहीं खाता घर का। पहला कारण है लोगों में अनपढ़ता और अज्ञानता। लोगों को भोजन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान नहीं है और वे महंगी व बाज़ारों में मिलती खाने वाली वस्तुओं को अच्छा समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बाज़ारी भोजन और फास्ट फूड सेहत के लिए हानिकारक है और लोगों को स्थानीय तौर पर मिलने वाले भोजन पदार्थों जैसे कि अनाज, मक्की, चावल, सब्जियां, फल जैसे बेर, अमरूद और तरबूज, खीरा, केले और नींबू, किन्नू, संतरा आदि जो भी पदार्थ स्थानीय तौर पर मिलते हैं उनमें पौष्टिक गुण अधिक होते हैं।
बाजार में मिलती चीनी की बजाय गुड़ शक्कर अधिक पौष्टिक है। गांव में गन्ने के रस में अधिक आयरन मिलता है। साग, पालक, मेथी अधिक गुणकारी है। हम आहार संरक्षण करके लोगों को सस्ते स्रोतों से पौष्टिक तत्व प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए साबुत अन्न युक्त आहार। पोषण विज्ञान की खोज के अनुसार साबुत अन्न युक्त आहार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसको रोग लगने और मानसिक विकृति उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। इसलिए साबुत अन्न के रूप में जैसे संपूर्ण आटे की रोटी, पॉपकॉर्न का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है और साबुत अनाज की वस्तुओं को अपने आहार में सम्मिलित करना ठीक है। तृण धान्य के पोषण मूल्य। धान्य ऊर्जा के सस्ते एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका प्रमुख पोषण तत्व जो ऊर्जा प्रदान करता है वह है स्टार्च, जिसकी औसत मात्रा लगभग 75% रहती है। जिनका प्रमुख भोजन अन्न होता है उनके लिए यह प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन नामक एमिनो एसिड का पूर्ण अभाव रहता है। जब भोजन में अनाजों से बने व्यंजनों को तरकारी, दाल, दही और दूध आदि के सहित ग्रहण किया जाता है तो यह कमी पूरी हो जाती है और इनका पोषण मूल्य बहुत बढ़ जाता है। अनाजों में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा अलग अलग प्रकार के अनाजों में भिन्न रहती है। ये उनमें उपलब्ध विभिन्न एमिनो एसिड पर निर्भर करती है। अनाजों के पौष्टिक मूल्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनका कौन सा अंश प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण अन्न प्रोटीन और स्टार्च को मुख्य रूप से उपलब्ध करता है, परंतु परिष्कृत अनाजों में से प्रोटीन, खनिज, आयरन तथा फास्फोरस तथा बी कॉम्प्लेक्स का अंश मिलिंग के समय नष्ट हो जाता है। ये मशीनों द्वारा दोनों से अलग कर दिए जाते हैं तथा छानने से उनको हम अपने ही हाथों में फेंक कर अपने को उनसे वंचित कर देते हैं। वस्तुतः ये अनुचित काम है। संपूर्ण अनाजों की अपेक्षा अधिक ही विटामिन, खनिज तथा तंतु रहते हैं तथा ये आहार द्वारा उपलब्ध आयरन, फास्फोरस, थायमिन तथा तंतु के मूल्यवान स्रोत है। अनाजों में बिना टूटे साबित दोनों में से उपरोक्त सभी पोषण तत्व रहते हैं, पर कूटने, पीसने से तथा छानने की क्रियाओं के अंतर्गत इनका कुछ अंश नष्ट हो जाता है। जब इन्हें अधिक परिष्कृत रूप दिया जाता है तब इनसे बने व्यंजन देखने में और खाने में अच्छे जरूर लगते हैं, परंतु तब इनकी पौष्टिकता में बहुत कमी आ जाती है। संपूर्ण अनाज की भूसी खाने से कब्ज से बचाव होता है। आहार में पोटेशियम और मैग्नीशियम खनिज पदार्थों या तत्वों को शामिल करने में से हड्डियां सुदृढ़ होती है। खनिज आहार का आवश्यक भाग है और भोजन में अधिक या खनिज पदार्थों को सम्मिलित करने से शारीरिक रक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो हम पालक, अंकुरित दालों और चावल इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में गलत भोजन आहार से रक्त में अम्लता उत्पन्न होती है, जिसके कारण हड्डियों में से पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा नष्ट होनी प्रभाव हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग की संभावना हो सकती है। यदि हम अपने आहार में पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो हमारी उक्त खनिजों की कमी उत्पन्न होने का भय कम हो सकता है और इन खनिज युक्त पदार्थों का सेवन करने से हमारे शरीर की हड्डियां सुदृढ़ रह सकती है। पनीर आहार हृदय के लिए लाभप्रद। दूध से पनीर तैयार किया जाता है और दूध में वसा चिकनाई की मात्रा भी काफ़ी होती है, परंतु वैज्ञानिकों में यह सिद्ध कर दिया है कि सभी डेयरी उत्पादों में से जैसे क्रीम, मक्खन, घी आदि में से पनीर ही एक ऐसा भोजन पदार्थ है जिसका प्रयोग करने से शरीर को बहुत कम वसा प्राप्त होती है। खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि पनीर बनाने का ढंग ही ऐसा है कि जिससे पनीर में
विद्यमान चर्बी की मात्रा स्वयं कम हो जाती है। इसलिए पनीर का प्रयोग हृदय के लिए अच्छा है और इसका प्रयोग करने से शरीर में चर्बी बढ़ने का भय नहीं होता। इसलिए पनीर हृदय के लिए लाभदायक माना गया है। क्या आहार की आदतों में परिवर्तन करके बढ़ती आयु के प्रभाव को कम किया जा सकता है? चेहरे की उदासी और झुर्रियाँ प्राय बढ़ती आयु की ओर संकेत करती है। आयु के बढ़ने से शारीरिक दुर्बलता और कई समस्याएं जैसे हृदय रोग, आंखों का मोतिया, जोड़ों की दर्द आदि भी बढ़ती हुई आयु की अनुभूति करवाती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति आयु की वृद्धि के अनुसार ठीक मात्रा में आहार व्यवहार का पालन करता है तो कुछ समय तक बढ़ती आयु के प्रभाव को टाला जा सकता है तथा मनुष्य 60-70 वर्ष की आयु तक भी अपने आप को चुस्त और फुर्तीला अनुभव करता है तथा वृद्धावस्था के विकारों से काफ़ी सीमा तक बचा जा सकता है। मनुष्य वृद्धावस्था में भी जवान अनुभव करता है। दीर्घायु के लिए और वृद्धावस्था में जीवन के आनंद के लिए आहार के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, जिसमें चोकर सहित आटे की रोटी, उबली हुई साग सब्जी, टमाटर, खीरा, कच्चा प्याज, गाजर, ककड़ी, हरा धनिया, नारियल सम्मिलित हो और मिर्च मसाले का कम प्रयोग किया हो। नंबर 2, नाश्ते में दूध वाला दलिया, नमकीन दलिया, कॉर्नफ्लेक्स सहित आसानी से चबाकर खा सकने वाला भोजन खाएं, जिसमें नमक, चीनी और घी का प्रयोग कम से कम हो तथा सब्जी भी हल्की अथवा रसदार खाई जाए। नंबर 3, प्राप्त 7 से 8 बजे नाश्ता कर लेना चाहिए और नाश्ते के पश्चात चरमपरास, आंवले का मुरब्बा, किशमिश, खजूर, मूंगफली, काजू अथवा अंजीर में से कोई एक 20 से 20 ग्राम 200 ग्राम दूध में मिलाकर ले। नंबर 4 है पौष्टिक आहार। नियमों के अनुसार आंवले का रस, शहद, मिश्री का ग्रस्त बनाकर प्रतिदिन चाटने से बढ़ती आयु के चिन्ह देर से प्रकट होते हैं और मानव की स्मृति में भी बनी रहती है। नंबर 5, आवश्यकता से अधिक खाया भोजन विकार उत्पन्न करता है। कम खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अधिक भोजन पाचन शक्ति को खराब करता है। हल्का भोजन शीघ्र पच जाता है, उसका सेवन करना चाहिए नाइट में। नंबर 6, मांसाहारी भोजन, सिगरेट पीना और शराब का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और ना ही अधिक बार चाय पीनी चाहिए। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, परंतु भोजन के तुरंत पश्चात अथवा पूर्व पानी न पिए। 7:30 बजे के पश्चात पानी कम पिए, जिससे रात्रि के समय बार बार पेशाब की परेशानी से बचाव रहता है। नंबर 7, बिना आवश्यकता के दवाइयाँ अथवा विटामिन का प्रयोग भी ठीक नहीं है, अपितु खाद्य पेय वस्तुओं में विद्यमान पौष्टिक तत्व, खनिज और विटामिन की मात्रा प्राप्त करने का प्रयत्न करें। नंबर 8, भोजन के साथ सलाद का प्रयोग करना भी ठीक है। सलाद और फल कद्दूकस करके दही में मिलाकर भी खाए जा सकते हैं। नंबर 9, प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और स्नान करने से पूर्व शरीर को तेल की मालिश करनी चाहिए प्रतिदिन। समय पहले छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी समय ज़्यादा मालिश करनी चाहिए और बड़े को भी मालिश करके जब नहाना चाहिए। नंबर 10 है प्राणायाम। खुली हवा में टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इससे फेफड़ों को अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्राप्त प्राणायाम पखाना भी जाना चाहिए। नंबर 11, प्रकृति ने हमें फलों और सब्जियों के रूप में अनंत भंडार दिए हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ और विटामिन होते हैं जो हमारी रोगों के जीवाणुओं से रक्षा करते हैं और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी भी बनी रहती है। अनानास, सेब, केला, अमरूद, संतरा, चुकंदर, गाजर, आंवला, हरे मटर, ड्राई फ्रूट और अंकुरित अनाज जैसे बहुत से पौष्टिक तत्वों से
भरपूर खाने पीने की वस्तु है जिनका प्रयोग करके हम निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। जो कुछ हमारे वश में है उस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक और संतुलित भोजन पर ही मनुष्य स्वस्थ निर्भर करता है। अदरक के आहार गुण। डेंजर जिंजर जिंजर बोलते हैं अदरक को इंग्लिश में जिंजर। अदरक अनेक गुणों का भंडार है। अदरक के हरी गुणों से बनाया गया पौष्टिक भोजन शरीर की कई विकारों को दूर करता है। अदरक शरीर की शक्ति और बल को बनाए रखता है। यहाँ तक कि अदरक का सेवन ढलती आयु में आने वाले परिवर्तनों को भी रोकता है। इसका सेवन करने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में भी यौवनावस्था को अनुभव करता है। अदरक का सेवन करते समय हम इसका ऊपरी भाग छिलका समझकर फेंक देते हैं, परंतु जांच ने सिद्ध किया है कि संपूर्ण अदरक में अनेक गुण हैं। जैसे मनुष्य अधिक आयु का होता है, उसके शरीर में कई नए तंत्र बनते हैं और पुराने समाप्त होते हैं। प्राय वृद्धावस्था में शरीर में फिरोडेक्स के तत्वों का निर्माण होता है। इन तत्वों के कारण दुर्बलता अनुभव होती है। अदरक इन तत्वों को समाप्त कर देता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। कई बार बाजार से मिलती वस्तु जैसे कि बर्गर और चाट चटनियाँ शरीर में अम्लता का रोग पैदा करते हैं जो शरीर को खराब करती है। अदरक का रस इसके लिए एक गुणकारी दवाई है जो वृद्धावस्था में एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव से वृद्धावस्था के आने वाले चिन्हों को रोकता है। अदरक के सेवन से मनुष्य को प्रत्येक आयु में युवा होने की अनुभूति रहती है। चीन में भी अदरक के प्रयोग के संबंध में खोज करके ही निश्चित निकाला गया है कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। अब तो ये भी परीक्षण किए जा रहे हैं कि अदरक का गोलियों, टीके और तरल अथवा मरहम के रूप में भी सेवन किया जा सके ताकि शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। तरकारियों के पोषण मूल्य। हरी पत्ती वाली तरकारियों में जल का अंश अधिक रहता है। इनमें सेलुलोज और रेशे भी अधिक रहते हैं। जल की अधिकता के कारण इनका शक्ति देने वाला गुण बहुत कम होता है, परंतु इनमें खनिज, लवण और विटामिन प्रचुर मात्रा में रहते हैं। इनमें सामान्य आयरन, विटामिन ए, थायमिन, रिबोफ्लाविन तथा एक्सकार्सिक एसिड, विटामिन सी अच्छी मात्रा में रहते हैं। इनमें कैल्शियम भी रहता है। हरे रंग की गहराई के साथ साथ विटामिन की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसी तरकारियों के रेशे आंतों में अपच अवस्था में रहते हैं और अभिपंचन क्रिया में पचते हुए भोजन को पाचक नली में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। फूल की अपेक्षा पत्ते में 4 गुना अधिक कैल्शियम और दुगना विटामिन ए और रिबोफ्लाविन रहता है। फूल, कली और डंठली वाली तरकारियाँ। कई तरकारियों के फूल, कली व डंठल प्रयोग किए जाते हैं। फूल गोभी से थायमिन, रिबोफ्लाविन अच्छा मिलता है। एस्पैरागस में विटामिन ए बहुत अधिक रहता है। हरी अवस्था में तो नाइसिन और विटामिन सी बहुतायत से मिलती है। फल तरकारियों में टमाटर, बैंगन, लौकी, तुरई, नुआ, भिंडी, परवल, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण टमाटर है क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी भरपूर रहता है। धूप लगा कर पके टमाटरों में विटामिन सी की मात्रा और अधिक बढ़ती रहती है। कोड़े में रजक तत्व कैरोटीन अधिक रहता है। अंत ये विटामिन ए का अच्छा जरिया है। कंदमूल वाली तरकारियाँ। अधिकांश जड़ वाली तरकारियाँ थायमिन की प्राप्ति के अच्छे साधन होते हैं। गाजर में कैरोटीन नामक तत्व अधिक रहता है, इसलिए ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। पीले रंग वाली शकरकंद में भी विटामिन ए अधिक रहता है। कच्चे शलगम में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में रहता है। कंदमूल तरकारियों में स्टार्च और शर्करा रहती है, फलतः इनसे कैलोरी भी मिलती है। शलगम, चुकंदर, आलू आदि विटामिन सी के
सस्ते साधन हैं। बीज वाली तरकारियाँ, बीजों सहित फलियों को या केवल बीजों की भी तरकारी बनाई जाती है। हरी फलियों की अपेक्षा परिपक्व फलियों में अधिक पोषण तत्व संग्रहित हो जाते हैं। अन्नों के अपेक्षा इस वर्ग की सब्जियों में प्रोटीन की मात्रा भी मौजूद रहती है। किसी फलियों में प्रोटीन की मात्रा मांस से अधिक रहती है। मटर के हरे दानों में थायमिन, रिबोफ्लाविन, नाइसिन और विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। फलों के पोषक तत्व, दैनिक आहार में फलों का महत्व बहुत अधिक है। विटामिन सी प्रदान फलों का प्रयोग प्रतिदिन थोड़ा बहुत आवश्यक ही करना चाहिए। जैसे नींबू, नारंगी, टमाटर आदि फलों का कुछ भाग भोजनीय होता है और कुछ व्यस्त का होता है। फलों में प्रमुख शक्तिदायक तत्व शर्करा के रूप में रहता है। फलों में वसा नहीं रहता है तथा विटामिन सी और बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अधिक समय तक संग्रह करने से इनमें विटामिन कम हो जाते हैं। गलत ढंग से काटने से और उदासीत रखने से भी उनके विटामिनों की कमी आ जाती है। फलों में विटामिन की भिन्नता के प्रमुख कारण है उनके जलवायु, सूर्य का प्रकाश तथा उनकी परिपक्वता की अवस्था। फलों में लवण भी रहते हैं। साइट्रस फलों में कैल्शियम रहता है। कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम के अम्लीय लवणों के रूप में फलों में औद्योगिक अम्ल रहते हैं। फल इसलिए रक्त के एसिड बेस संतुलन को बनाए रखते हैं। रसीले फलों में टाटारिक, ऑक्सोजोलिक और मोलक एसिड रहते हैं। कुछ के अतिरिक्त सभी सूखे फल उन पोषण तत्वों से युक्त ही रहते हैं जिनसे कि ताज़े फल विटामिन उनकी सूर्यग्रहण की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। गंधक द्वारा सुखाए फलों में थायमिन कम हो जाता है परंतु विटामिन ए जो का जोर बना रहता है। धूप में सुखाने में थायमिन बना रहता है परंतु विटामिन सी और ए नष्ट हो जाता है। फलों में शर्करा की मात्रा अधिक रहती है। किन्हीं फलों में प्रोटीन भी रहता है फलों में परंतु वसा प्राय अनुपस्थित रहती है। केले में 4% प्रोटीन, 5% वसा, 2% कार्बोहाइड्रेट रहता है। सभी रस वाले मीठे फल ऊर्जा के अच्छे साधन हैं। अधिक पकने पर फल के पौष्टिक मूल्य में अंतर आ जाता है। अंत उचित रूप से पके फल का प्रयोग ही करना चाहिए। कच्चे या अधिक पके फल सरलता से नहीं पचते हैं और वे पाचन संस्थान के लिए उतने लाभकारी नहीं सिद्ध होते हैं जितने कि उचित रूप से पके हुए फल होते हैं। गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे प्राय अधिक पके हुए फलों का इस्तेमाल करते हैं। नतीजन डायरिया तथा अपच जैसे संक्रमण रोगों का अभिभाव्य होता है। बचे फल में निश्चित स्टेज ही पकने पर शर्करा में बदल जाता है इसलिए उनमें मिठास बढ़ जाती है और ताज़े फलों में विटामिन सी भी रहता है। संग्रहीकरण और पकाने की विधियों से उनकी मात्रा कम भी हो जाती है जिससे स्क्वेरी रोग से बचाव होता है। खट्टे फलों में ऑक्जेलिक, स्टेरिक, टार्टरिक तथा मोलिक एसिड रहते हैं। इनमें कुछ पके फलों में भी रह जाते हैं। फलों में थायमिन, रिबोफ्लाविन, आयरन व कैरोटीन भी रहते हैं परंतु विटामिन डी का इनमें अभाव रहता है। नींबू, आंवला, नारंगी, अमरूद, बेर, अंजीर, अंगूर में कैल्शियम रहता है। आम विटामिन ए, एफ, सी तथा कैलोरी का उत्कृष्ट स्रोत है। पपीता में कैरोटीन बहुत होता है। सेब में प्रोटीन, अनार में टैनिन, अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। बेल का औषधीय मूल्य बहुत अधिक है क्योंकि इसमें पेक्टिन, मैक्यूसेलिस प्रिंसिपल और टैनिन रहता है। नीचे तालिका में विभिन्न फलों के पोषक
तो मूल्यों को दर्शाया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि शरीर के पोषक तत्वों संबंधी दैनिक आवश्यकता की भी पूर्ति हेतु फलों का अपने भोजन में समावेश जरूरी है। रस निकालकर खाने की अपेक्षा फल का संपूर्ण भोजनीय अंश खाना अच्छा रहता है, क्योंकि गंदे और छिलके से सटे हुए विटामिन सी और आयरन रहते हैं, जो रस निकलने पर अपशिष्ट के साथ श्वेत चले जाते हैं। फलों का सलाद, आइसक्रीम, कस्टर्ड आदि के रूप में और अन्य विधि रूपों में प्रयोग अनुशंसा की गई है। दूध के पोषण। दूध का प्रयोग विश्व भर में व्यापक रूप से किया जाता है। दूध एक आदर्श भोज्य पदार्थ है। अधिकांश प्राणियों में शिशु का प्रथम आहार दूध ही रहता है। यह सभी आयु के व्यक्ति के बुद्धि विकास और रोगों से रक्षा के लिए आदर्श सहायक खाद्य पदार्थ है। दूध में सामान्य रूप से जल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन पाए जाते हैं। इन्हीं सबकी सहायता से दूध के द्वारा शरीर की ऊर्जा, पुनर्निर्माण संबंधी तथा सामान्य बुद्धि के लिए संयंत्र प्रदान होते रहते हैं। सभी के आहार को पौष्टिक और संतुलित बनाने में दूध का सेवन महत्व है। रोगी और अति वृद्ध के लिए भी दूध का महत्व है। इससे यह स्पष्ट है कि इसमें जो पोषक तत्व है और पोषक तत्व इसके अभिपाचन के बाद शरीर में आत्मसात होते हैं, वे किसी अन्य एकाकी वस्तु से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि यह भी अवस्थाओं के संरक्षण अनुरूप है। दूध के पोषक तत्व निम्नलिखित है। प्रोटीन। दूध में औसत रूप से 3 से 4% मात्रा प्रोटीन की रहती है। दूध का प्रोटीन दूध का मुख्य नाइट्रोजन युक्त घटक है। दूध में प्रमुख प्रोटीन कैसीन, लैक्टोअल्बुमिन्स तथा लैक्टोयुमिन्स है। इनमें से अंतिम दो दूध की सीरम में घुलनशील है। दूध में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दूध का संरक्षण तत्व प्रोटीन है। दूध का प्रोटीन अनाजों दालों में प्राप्त प्रोटीन से बहुत अधिक उच्च कोटि का है, क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड मौजूद रहते हैं। अन्य पदार्थों की अपेक्षा दूध का प्रोटीन सरलता से पच जाता है। इसमें अनावश्यक पदार्थ नहीं के बराबर होते हैं और लगभग संपूर्ण ही शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है। दूध के प्रोटीन में लाइसिन और थ्रोम्बिन की मात्रा प्राप्त होती है। अंत इन्हें अनाज प्रोटीन का प्रभावशाली पूरक माना जाता है। 100 ग्राम दूध लेने पर 3.5 ग्राम श्रेष्ठ प्रोटीन उपलब्ध होता है। कार्बोहाइड्रेट। दूध में 4 से 5% तक कार्बोहाइड्रेट रहता है। दूध का शर्करा लैक्टोज कहलाती है। ये दूध को प्राकृतिक मिठास प्रदान करती है। ये ड्राई सैकराइड शर्करा है और पाचन में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। ये गन्ने की रस की चीनी सी मिठास से कम होती है। अधिक ताप पर गर्म करने से ये भूरा रंग ग्रहण कर लेती है। लैक्टोज एक लाभकारी ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु इस शर्करा को लैक्टिस अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। वसा। वसा की मात्रा अलग अलग जीवों में दूध से भिन्न भिन्न होती है। भैंस के दूध में सबसे अधिक 7.0% वसा रहती है। माता के दूध में वसा सबसे कम रहती है। गाय के दूध में वसा की मात्रा 3.5% होती है। दूध की वसा वायरस रूप में रहती है। दूध वसा में 9.32 कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हार्मोन तथा विटामिन डी से संबंधित है। यह शुद्ध दूध के स्टील रोल ही होते हैं। खनिज लवण। दूध में खनिज लवण अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इनमें सबसे अधिक कैल्शियम फास्फोरेट्स रहता है, जो अस्थियों की समुचित वृद्धि के लिए जरूरी है। यही कारण है कि वृद्धि काल में दूध का बड़ा महत्व होता है। दांतों, मांसपेशियों, रक्त तथा शरीर के संगठन तथा
स्वास्थ्य के लिए दूध अनिवार्य है। वैसे तो दूध के लवण सभी के स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। 1 लीटर दूध में लवणों की मात्रा प्राय इस प्रकार होती है: कैल्शियम 162 ग्राम, फास्फोरस 0.907 ग्राम, लोहा 0.002 ग्राम, सोडियम 0.797 ग्राम। इसके अतिरिक्त आयोडीन, कॉपर तथा कई अन्य लवण भी दूधों में रहते हैं। मैग्नीशियम पोटेशियम भी थोड़ी मात्रा में दूध में रहते हैं। माता के दूध में अन्य जीवधारियों के दूध की अपेक्षा खनिज लवण कम रहते हैं, परंतु फिर भी शिशु का 6 महीने तक इसी से काम चल जाता है, क्योंकि इसके शरीर में जन्म के पूर्व ही आवश्यक लवण कुछ समय तक काम चलाने लायक संग्रहित हुए रहते हैं। विटामिन दूध में विटामिन सबसे अधिक मात्रा में तथा उचित अनुपात में रहते हैं। दूध में विटामिन ए, B6 तथा B2 तथा फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में रहते हैं। वसा रहित दूध में इसकी कमी हो जाती है। दूध का मैद उसमें उपस्थित विटामिन और रिबोफ्लाविन के कारण बहुत अधिक आका गया है। उबलते समय बी समूह के तथा सी विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूध पीते बच्चे के लिए एक कार्बनिक एसिड पूरक आहार के रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, वॉइस अच्छी लगी, मैंने अच्छे से समझाया, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट, लव यू टू।